everyone. This is CS संगीत केडिया from संगीत केडिया Academy. आज की क्लास में I am going to discuss the amendments for June 2022 exam. जून 2022 एग्जाम से रिलेटेड अमेंडमेंट्स किस पेपर में? The name of the paper is that is the corporate restructuring, insolvency, liquidation and winding up, जो शॉर्ट में बोलते हैं CRILW. ये जो पेपर है CS प्रोफेशनल प्रोग्राम का कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप, इस पेपर से रिलेटेड अमेंडमेंट्स फॉर जून 2022 एग्जाम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज क्लास. अच्छा, आज की क्लास में हम जो अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे फॉर दिस पेपर CRILW, किस पीरियड का अमेंडमेंट? 1 जुलाई 2021 टू 31 दिसंबर 2021. इस पीरियड के अमेंडमेंट 1 जुलाई 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021, इस पीरियड के जो अमेंडमेंट्स हैं रिलेटिंग टू दिस पेपर, ये हम डिस्कस करेंगे फॉर एप्लीकेबल फॉर जून 2022 एग्जाम. इज दैट क्लियर? नाउ इसका इंप्लाइड मीनिंग है सब 1 जुलाई 2021 से पहले, दैट इज अप टू 30th of June 2021, आप ऑलरेडी अपडेटेड है. आपके नोट्स, आपके लेक्चर सब आपके ऑलरेडी अपडेटेड नहीं है. अगर 30 जून 2021 तक का अमेंडमेंट आपने कवर अप नहीं किया हुआ है तो उसका तरीका है हमारी हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट संगीत www.sangeetkedia.academy.com, वहाँ पे आप होम पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आपको नजर आएगा अमेंडमेंट्स. सो क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग अटेम्प्ट के लिए, और 30 जून 2021 तक के अमेंडमेंट ऑलरेडी डले हुए हैं, तो पहले आप वो अपडेट कीजिए. उसके बाद आज की जो क्लास है, और आज की क्लास में ये लेक्चर जैसे ओवर हो जाएगा रिकॉर्ड हम कर लेंगे. ये लेक्चर अलॉन्ग विद दिस नोट्स, अमेंडमेंट के नोट्स, ये भी हम आपको हमारी वेबसाइट www.sangeetkedia.academy.com पे हम वहाँ पे अपलोड कर देंगे. तो इसका मतलब जो लोग ऑलरेडी 30 जून 2021 तक अपडेटेड हैं तो डायरेक्टली ये वीडियो इसके नोट्स देख सकते हैं. लेकिन जो ऑलरेडी अपडेटेड नहीं अप टू 30 जून 2021, तो पहले हमारे इंस्टीट्यूट पे ऑलरेडी यहाँ तक के जो अमेंडमेंट डले वो आप देख लीजिए. उसके नोट्स में या वीडियो लेक्चर में, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन, कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है, कोई चार्जेस नहीं है. एंड फिर ये वीडियो जो हम आज की क्लास के बाद अपलोड कर देंगे ऑन द वेबसाइट, आवर वेबसाइट, तो आप फिर इस वीडियो और इसके नोट्स साथ में आप खुद देख सकते हैं. एक और बात, जो भी अमेंडमेंट्स आ रहे हैं फ्रॉम 1 जनवरी 2022 ऑनवर्ड्स, मतलब इस डेट के बाद 31 दिसंबर 2021 के बाद, दैट इज 1 जनवरी 2022 ऑनवर्ड्स, ये आपके जून 2022 एग्जाम में अप्लाई नहीं होंगे, एप्लीकेबल नहीं होंगे. यू नो दैट इज अ क्राइटेरिया ऑफ 6 months. ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का 6 महीने क्राइटेरिया है कि जो भी एग्जाम से पहले 6 महीने पहले तक जो चेंजेस आ जाते हैं वही एप्लीकेबल होते हैं. इट मीन्स जून 2022 एग्जाम के लिए, फॉर जून 2022 एग्जाम 31 दिसंबर, इसके लिए 31 दिसंबर 2021 तक के अमेंडमेंट आपके एप्लीकेबल हों. उसके बाद जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो भी अब 2022, मतलब 1 जनवरी 2022 ऑनवर्ड जो भी अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, ये आपके जून 2022 एग्जाम में अप्लाई नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं हुए. इसलिए उसके बारे में कंफ्यूज नहीं होना. तो आज की क्लास का एजेंडा ये रहा कि इस 6 महीने के पीरियड में, दैट इज 1 जुलाई 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021, इस 6 महीने के पीरियड में रिलेटिंग टू दिस पेपर जो अमेंडमेंट्स आए हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज क्लास, एंड दिस विल बी एप्लीकेबल. दिस इज अमेंडमेंट्स फॉर जून 2022 एग्जाम. नाउ इस पेपर में कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप, इस पेपर में सिर्फ एक ही अमेंडमेंट है in the periods of 6 months, 1 July 2021 to 31 December 2021, which will be applicable for June 2022 exam. वो क्या है? एक आप चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 5, टेक ओवर्स, और इस टेक ओवर्स के अंदर आप एक टॉपिक पढ़ते हैं सेबी
substantial acquisition of shares and takeovers regulations 2011, जिसे शॉर्ट में हम सेबी टेक ओवर कोड 2011 में बोलते हैं, सेबी टेक ओवर कोड 2000। इसके अंदर इस चैप्टर 5 टेक ओवर्स, इसके अंदर ये आपका टॉपिक सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर्स रेगुलेशन 2011, इन शॉर्ट वी आल्सो कॉल इट सेबी टेक ओवर कोड 2011। इसमें एक रेगुलेशन पढ़ते हैं, रेगुलेशन नंबर 5A, जिसकी हेडिंग है डी लिस्टिंग ऑफर। ये पूरा का पूरा रेगुलेशन 5A इन दिस टॉपिक सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन 2011, ये आपका पूरा का पूरा नया आ गया है। तो एग्जिस्टिंग को पूरा एबॉलिश कर दिया है और पूरा नया आ गया है, एग्जिस्टिंग पूरा एबॉलिश। हेडिंग वही है रेगुलेशन नंबर 5A, मतलब ये पहले भी था, ठीक है, डीलिस्टिंग ऑफर। ये पूरा रेगुलेशन 5A, रेगुलेशन नंबर वही है 5A, ऑफ हेडिंग भी वही डीलिस्टिंग ऑफर, लेकिन कंटेंट्स जो रेगुलेशन 5A के ऑफ दिस टेक रेगुलेशन 2011 कंटेंट सारे के सारे चेंज हो गए। तो इसका मतलब रेगुलेशन 5A दैट इज डीलिस्टिंग ऑफर ऑफ सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन 2011 पूरा नए सिरे से आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड वो क्या अभी मैं डिस्कस करूंगा, कंप्लीट रेगुलेशन 5A, कंप्लीट रेगुलेशन 5A। दिस इज द ओनली चेंज इन दिस एंटायर पेपर, दैट इज अ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप। एंड सिर्फ यही एक अमेंडमेंट आया है इन द पीरियड 1 जुलाई 2021 टू 31 दिसंबर 2021, एप्लीकेबल फॉर जून 2022 एग्जाम। तो सिर्फ यही कि रेगुलेशन 5A ऑफ सेबी टेक ओवर कोड 2011 ये चेंज हो गया। चेंज का मतलब पूरा ही नया आ गया है, पुराना वाला पूरा हटा के पूरा नया, तो पूरे नए सिरे से मैं रेगुलेशन 5A पढ़ा दूंगा, डीलिस्टिंग ऑफर। इज दैट क्लियर? एंड दैट इज द ओनली अमेंडमेंट इन दिस पेपर, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप, ठीक है, पर्टेनिंग टू जून 2022 एग्जाम। इन 6 महीने के पीरियड में सिर्फ ये एक अमेंडमेंट आया है 1 जुलाई 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021। तो रेगुलेशन 5A नया, ठीक है, चेंज होके डीलिस्टिंग। और इसका रीजन क्यों चेंज हो, एक रीजन ये भी है कि रेगुलेशन 5A में बीच बीच में डीलिस्टिंग रेगुलेशन का भी रेफरेंस आता है। और आपके जो पहले के जो डीलिस्टिंग रेगुलेशन है, सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स रेगुलेशंस 2009, ये अबॉलिश हो गया और उसकी जगह नए डीलिस्टिंग रेगुलेशंस आ गए हैं। उसका भी नाम सेम है, सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स रेगुलेशंस 2021। तो उसका भी एक इम्पैक्ट है, क्योंकि रेगुलेशन 5A ऑफ सेबी टेक ओवर कोड के अंदर से डेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2009 का रेफरेंस था। अब उसकी जगह इसका रेफरेंस आ गया और इसके लॉ में कुछ चेंजेज है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस लॉ, तो उसके इम्पैक्ट रेगुलेशन 5A में भी आ रहा है। तो इस कारण से पूरा रेगुलेशन और भी कुछ चेंजेज है, एक बिकॉज ऑफ दिस चेंज और अदरवाइज और भी। तो रेगुलेशन 5A को ऑफ द सेबी टेक ओवर कोड 2011 डीलिस्टिंग ऑफर, इसको पूरा रिवैम्प किया पूरे नए सिरे से। एंड बिकॉज ऑफ दिस चेंज एंड अदर थिंग्स, एंड पूरा एक नया रेगुलेशन 5A आपको बनाया गया of SEBI takeover code 2011, that is called delisting offer, that is called delisting offer. Is that clear? And this is the only change in this corporate restructuring, insolvency, liquidation, winding up paper for June 2022 एग्जाम, क्योंकि 1 जुलाई 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 पीरियड में 6 महीने के पीरियड में इस पेपर से रिलेटेड सिर्फ एक ही अमेंडमेंट आया, इसके अलावा और कोई अमेंडमेंट नहीं है। तो ये डिस्कस करता हूँ, उसके साथ आपका इस पेपर के लिए आपको अमेंडमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप applicable for June 2022 exam. Is that clear? Regulation 5A of SEBI takeover code डीलिस्टिंग ऑफर, इसकी हेडिंग क्या है, डीलिस्टिंग ऑफर। मैं कंटेंट्स बाद में रीड आउट करके समझा दूंगा, मैं पहले पूरा स्ट्रक्चर बता दो क्या। देखिए लेट्स से एक कंपनी एक्स लिमिटेड, लेट्स से दिस इज टारगेट कंपनी एंड ए इज द एक्वायरर जो इस कंपनी को टारगेट कर रहा है, इधर बाय वे ऑफ सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स और बाय वे ऑफ कंट्रोल।
रेगुलेशन 5 ये बोलता है, मान ली एक्वायरर ने इस टारगेट कंपनी को टारगेट किया ईदर अंडर रेगुलेशन 3(1) और अंडर रेगुलेशन 4 और रेगुलेशन 5, दैट इज इनडायरेक्ट एक्विजिशन, by way of substantial acquisition of shares or voting rights or acquisition of control. रेगुलेशन 4, 5 तो कॉमन इनडायरेक्ट है 3 और 4 के साथ। अच्छा, जब आपने टारगेट किया उस कॉन्टेक्स्ट में ओपन ऑफर ट्रिगर हो गया। आप जानते हैं साहब, अगर सर्टेन थ्रेशोल्ड को आप क्रॉस करते हैं, रेगुलेशन 3(1), रेगुलेशन 4 एंड ऑल दैट, तो ओपन ऑफर ट्रिगर हो जाता है। Now let's say acquirer has to make the open offer. तो ओपन ऑफर में सबसे पहले एक्वायरर क्या करता है? पब्लिक अनाउंसमेंट करता है। क्या करता है? पब्लिक अनाउंसमेंट। Let's say acquirer makes the public announcement of open offer. ओपन ऑफर का पब्लिक अनाउंसमेंट करता है to acquire the shares from the existing shareholders of target company. When the acquirer is targeting this company under regulation 3(1) by way of substantial acquisition shares or voting rights, under regulation 4 acquisition of control, or indirectly regulation 5, let be 3(1) or regulation 4. In that context, if the open offer is triggered and he makes a public announcement of an offer to acquire the shares from the existing shareholders target company, तो रेगुलेशन 5 में बोलता है कि आप जो पब्लिक अनाउंसमेंट ओपन ऑफर का करेंगे, साथ में एक्वायरर में ऑल्सो मेक द डीलिस्टिंग ऑफर। इस मैं ओपन ऑफर का तो पब्लिक अनाउंसमेंट में साथ में डीलिस्टिंग का भी ऑफर करा कि मैं इस कंपनी की डीलिस्टिंग कराऊंगा। में है, ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, वो डीलिस्टिंग ऑफर भी दे सकता है। एक्वायरर में ऑल्सो मेक द डीलिस्टिंग ऑफर। इस व्हेन ही मेकिंग द पब्लिक अनाउंसमेंट ओपन ऑफर, साथ साथ ही में ऑल्सो मेक द डीलिस्ट। अगेन चॉइस है, रेगुलेशन 5 अलाउ करता है कि आप डीलिस्टिंग ऑफर दे सकते हैं कि साथ में इस कंपनी की डीलिस्टिंग भी कराऊंगा। अच्छा, जब डीलिस्टिंग कराऊंगा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ, डीलिस्टिंग विल बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ रेगुलेशन 5A जो भी हम पढ़ रहे हैं ऑफ दिस सेबी टेकओवर कोड 2011। रेगुलेशन 5A जो भी हम पढ़ रहे हैं, रेगुलेशन 5A, इसके अकॉर्डिंग में डीलिस्टिंग कराऊंगा। अच्छा, एक चीज बताइए, वैसे नॉर्मली जो डीलिस्टिंग होती है किसके अकॉर्डिंग होती है? सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2021 बताया था अभी पहले 2021, ठीक है, पहले 2009 के रेगुलेशन होते थे, अब 2021 के आगे। तो उसके प्रोविजन सेबी डीलिस्टिंग इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2021, वहां पे जो प्रोविजन है रिगार्डिंग द डीलिस्टिंग, और जो रेगुलेशन 5 ऑफ सेबी टेकओवर कोड जो भी हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर जो प्रोविजन है डीलिस्टिंग के, रेगुलेशन 5 ये पूरा हेडिंग है क्या? डीलिस्टिंग ऑफर, ये पूरा डीलिस्टिंग रिलेटेड है। मतलब डीलिस्टिंग ऑफर अलॉन्ग विद द ओपन ऑफर फॉर सब्सटेंशियल एक्विजिशन शेयर्स और एक्विजिशन और कंट्रोल, उसके साथ डीलिस्टिंग ऑफर। तो उस कॉन्टेक्स्ट में रेगुलेशन 5 है। तो लोग बोलता है उस केस में ये डीलिस्टिंग ऑफर दे सकता है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन, मतलब ये डीलिस्टिंग में करूंगा एज पर रेगुलेशन 5A। तो डोंट यू थिंक देयर विल बी सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द प्रोविजंस और रेगुलेशन 5A, मतलब इसके अकॉर्डिंगली जो डीलिस्टिंग करेंगे और सेबी डीलिस्टिंग और इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2021, क्या दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन होगा? तो वो कॉन्ट्रडिक्शन तो उस केस में, या जब आप रेगुलेशन 5A के अकॉर्डिंगली डीलिस्टिंग करेंगे ऑफ सेबी टेकओवर कोड 2011, इट में ऑल्सो भी कॉन्ट्रडिक्शन विद सम अदर प्रोविजंस ऑफ सेबी टेकओवर कोड, सेबी टेकओवर कोड के रेगुलेशन 5A के अलावा और भी रेगुलेशन, उससे भी कॉन्ट्रडिक्शन। ऐसे केसेस में whenever there is a contradiction, when the acquirer makes the delisting offer along with the open offer along with the public announcement open offer, ठीक है, and he wants to do that makes the delisting offer to be completed in accordance with the provisions of regulation 5A. In such a case, if there is a contradiction between the provisions of regulation 5A regarding delisting offer and contradiction between provision regulation 5A and contradiction between any other provisions of SEBI Takeover 2011, or there is a contradiction between provisions of regulation 5A regarding the delisting offer or any of the provisions of SEBI delisting equity share regulation 2021, then in all such cases regulation 5A will prevail. Regulation 5A will prevail. Regulation 5A start ऐसा होता है, notwithstanding anything contained in any of the provisions of these regulation, that is SEBI Takeover Code 2011 और द सेबी डीलिस्टिंग इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2021, जिसको हम शॉर्ट में डीलिस्टिंग रेगुलेशन बोल रहे हैं, शॉर्ट में कहते हैं डीलिस्टिंग रेगुलेशन। अगर कॉन्ट्रडिक्शन होगा तो रेगुलेशन 5A प्रिवेल, मतलब कैसे एक अलग रूट दे दिया कि अगर आप ओपन ऑफर का पब्लिक अनाउंसमेंट कर रहे हैं पर्टेनिंग टू द सब्सटेंशियल एक्विजिशन शेयर्स और एक्विजिशन कंट्रोल, और साथ में आप डीलिस्टिंग ऑफर देते हैं एज पर रेगुलेशन 5A,
तो उस केस में ये अलग चलेगा. एंड इफ देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द प्रोविजंस ऑफ रेगुलेशन 5A एंड एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेबी substantial acquisition shares and takeover regulation 2011 or any of the provisions SEBI delisting equity share regulation 2021, in all such cases regulation 5A will prevail over that. मतलब बेसिकली एक अलग रूट बना दी कि आप इसके अकॉर्डिंगली डीलिस्टिंग कर रहे हैं तो बाकी सब चीजें आपके लिए कोई हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करेगी, तो इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, रेगुलेशन 5A का ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा. एक और बात, ये बोला आप डीलिस्टिंग ऑफर दे सकते हैं, लेकिन डीलिस्टिंग की बात आपको जब आप पब्लिक अनाउंसमेंट कर रहे हैं रिगार्डिंग द ऑफर, उसी समय एक्वायरर को अपनी ये इंटेंशन जाहिर कर देनी है, इसी पब्लिक अनाउंसमेंट में साथ में डीलिस्टिंग भी करूंगा, और बाद में आप जो डीपीएस डिटेल पब्लिक स्टेट उसमें भी मेंशन करना है. लेकिन अगर आपने पब्लिक अनाउंसमेंट ओपन ऑफर और डीपीएस में अगर ये बात डिस्क्लोज नहीं की ऑफ योर इंटेंशन एक्वायरर ने कि दैट आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन डीलिस्टिंग, तो डीलिस्टिंग का ऑफर देना ऑप्शनल है. में आपने अगर ये बात जाहिर नहीं की, मैंडेटरी होता तो फिर तो जाहिर करना नहीं करना इंप्लाइड हो तो होना ही होना है, लेकिन ऐसा है नहीं, ऑप्शनल है. अगर आपने ये बात जाहिर नहीं की तो बाद में आप नहीं बोल सकते कि मैं डीलिस्टिंग, दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज नॉट अलाउड. इट हैज टू बी द इंटेंशन ऑफ द एक्वायरर दैट ही इज इंटरेस्टेड इन डीलिस्टिंग and he also wants to make the delisting offer along with the open offer, and in that case he has to disclose this intention in this public announcement itself as well as in the DPS. लेकिन ऐसा उसने नहीं किया, बाद में आप सोचेंगे आप इसको डिस्क्लोज करें तो वो काम नहीं करेगा, दैट विल नॉट वर्क, दैट विल नॉट वर्क. एक तो ये बात होगी. दूसरा ये बोल रहा है कि जब एक्वायरर अगर टारगेट कंपनी का डीलिस्टिंग ऑफर देना चाहता है along with the open offer regarding the substantial acquisition shares and takeover as per regulation 5A, तो कुछ कंडीशंस वो क्या देखिए. कंडीशन क्या है कि पिछले 2 सालों में, इन द प्रीसीडिंग 2 years, जिस साल में आप ये कर रहे हैं ओपन ऑफर दे रहे हैं साल में डीलिस्टिंग ऑफर, उसके पिछले 2 सालों में एक्वायरर इस कंपनी का प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप का पर्सन नहीं होना चाहिए, ना पर्सन इन कंट्रोल. मतलब पहले से आप इसके ऊपर आपका कंट्रोल या प्रमोटर नहीं चाहिए, या इस कंपनी के जो प्रमोटर या पर्सन इन कंट्रोल थे उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप एसोसिएटेड नहीं होने चाहिए. तीसरा, पिछले 2 सालों में इस कंपनी के अंदर आपने मोर देन 25% ऑफ शेयर्स या वोटिंग राइट्स एक्वायर नहीं किया. 25% तक चलेगा, मोर देन 25% नहीं होना चाहिए. ये तीनों कंडीशन, मतलब नेट रिजल्ट ये है कि रेगुलेशन 5A का एडवांटेज वो एक्वायरर ले सकता है जो एक्वायरर पहले से इस कंपनी के ऊपर कंट्रोल जिसका नहीं है. मतलब पिछले 2 सालों में इसका जो इस कंपनी का प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप का बंदा नहीं है, पर्सन इन कंट्रोल नहीं है, या जो प्रमोटर या पर्सन इन कंट्रोल उनसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है. तीसरा, इस कंपनी के मोर देन 25% ऑफ शेयर्स या वोटिंग राइट्स आपने होल्ड नहीं करके इन द लास्ट 2 years. अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो देन ओनली यू आर एलिजिबल. द एक्वायरर may make a delisting offer as per regulation 5A along with the public announcement of open offer in context of substantial equity shares और वोटिंग राइट्स और कंट्रोल. ना एक और बात ये तो है कि साहब पहले पिछले 2 सालों में जिस साल आप ऐसा करना चाहिए उसके पिछले 2 सालों में ऐसा नहीं होना चाहिए. अब ये बोला आप जब ये डीलिस्टिंग ऑफर करेंगे, ये भी ध्यान रखना है कि डीलिस्टिंग ऑफर के बाद अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 5A इस कंपनी के पहले से जो प्रमोटर या पर्सन इन कंट्रोल है उसके साथ आप ज्वाइंट कंट्रोल नहीं बनाएंगे. इसका मतलब कहते हैं शुड बी कंप्लीट चेंज, कि पहले वाला भी बंदा इस कंपनी के ऊपर कंट्रोल है, प्रमोटर है, आफ्टर द डीलिस्टिंग ऑफर इज कंप्लीटेड और आप साथ में आपका ज्वाइंट कंट्रोल लगा एक बार, वो अलाउड नहीं, वो भी आपको अलाउड नहीं है. तो ये आपको ध्यान. तो एक तो था बिफोर मेकिंग द डीलिस्टिंग ऑफर आप चेक करोगे पिछले 2 सालों में इस कंपनी के प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप या पर्सन कंट्रोल नहीं है, जो या प्रमोटर या पर्सन उससे आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है, और पिछले 2 सालों में आपने मोर देन 25% ऑफ शेयर्स ऑफ वोटिंग राइट यहाँ पे एक्वायर नहीं किया होता. अगर तभी आप एलिजिबल है टू यूज रेगुलेशन 5A. अगर आप एलिजिबल हैं फिर क्या ध्यान रखना है कि आफ्टर दिस एंटायर प्रोसेस ओवर इट शुड नॉट बिकम अ ज्वाइंट कंट्रोल ओवर दिस कंपनी along with the existing promoter along with the existing person having the control. उसके आपका ज्वाइंट कंट्रोल नहीं होना चाहिए, आपका एक सेपरेट पहले वाला पूरा हट जाए, पूरा का पूरा नया कंट्रोल एक्वायर का आ जाए आफ्टर दिस. ये भी आपको ध्यान रखना. आगे बोल रहा है जो एक्वायर डीलिस्टिंग ऑफर करेगा, जो एक्वायर डीलिस्टिंग ऑफर करेगा, लेकिन मेक द डीलिस्टिंग ऑफर. तो डीलिस्टिंग ऑफर करते समय क्या क्या ध्यान रखेगा देखिए. अगेन एक्स लिमिटेड कंपनी, एक्वायर, ये टारगेट कंपनी, वो क्या क्या ध्यान रखेगा. वो ध्यान रखेगा ऐसा तीनों डॉक्यूमेंट में, दैट इज पब्लिक अनाउंसमेंट, डीपीएस एंड लेटर ऑफर, तीनों डॉक्यूमेंट के अंदर 2 चीजें आनी चाहिए. एक तो ऑफर प्राइस जो आप टारगेट कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर दे रहे हैं कि किस रेट पे आप शेयर एक्वायर करेंगे उनके.
दैट विल कंप्यूटेड इन अकॉर्डिंग विद रेगुलेशन 8 ऑफ सेबी टेकर कोड। आप जानते हैं, अभी रेगुलेशन 8 आप पढ़ रहे हैं। एंड इन तीनों डॉक्यूमेंट में एक आपको इंडिकेटिव प्राइस बनी चाहिए फॉर डीलिस्टिंग। इंडिकेटिव प्राइस क्या होता है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, ये सब चीज आप डीलिस्टिंग रेगुलेशन में फॉर डीलिस्टिंग, ये डीलिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। और ये आपका ओपन ऑफर रिगार्डिंग द सब्सटेंशियल, ये तीनों दोनों चीजें डिस्क्लोज इन तीनों डॉक्यूमेंट में। फिर ये बोल रहा है एक कंसेप्ट डीलिस्टिंग रेगुलेशन में दे रखा है, इज अ डीलिस्टिंग थ्रेशोल्ड। इसका मतलब कि जब आप डीलिस्टिंग का ऑफर देते हैं तो उसके अंदर एक सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स का ऑफर अगर एक्सेप्ट होता है, देन ओनली द डीलिस्टिंग कैन हैपन, दैट इज कॉल्ड डीलिस्टिंग थ्रेशोल्ड। एंड दिस इज गिवन अंडर द रेगुलेशन 21 ऑफ सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2021 डीलिस्टिंग रेगुलेशन। ये बोला जो डीलिस्टिंग रेगुलेशन थ्रेशोल्ड है एज गिवन द रेगुलेशन 21 ऑफ डीलिस्टिंग रेगुलेशन 2021, अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट अचीव हो जाता है, आपने क्योंकि आपने डीलिस्टिंग ऑफर भी दिया था, अगर वो डीलिस्टिंग उतना ऑफर एक्सेप्ट शेयर होल्डर कर दे तो टारगेट कंपनी, सो दैट यू रियली अचीव, तो दो चीजें, डीलिस्टिंग ऑफर इज अचीव और इट इज नॉट अचीव। अगर डीलिस्टिंग थ्रेशोल्ड लेवल अचीव हो जाता है, डीलिस्टिंग थ्रेशोल्ड लेवल अचीव नहीं होता, मैंने टिक कर दिया, क्रॉस कर दिया, अगर अचीव हो जाता है तो जितने भी शेयर होल्डर्स ने अपने शेयर्स टेंडर किए कि हम आपको बेचना चाहते हैं, तो उन सबको एक्वायरर विल पे अकॉर्डिंग टू द इंडिकेटिव प्राइस, क्योंकि उसके अंदर फिर डीलिस्टिंग रेगुलेशन लगने जाएंगे जो आपने डिस्क्लोज किया इन द पब्लिक अनाउंसमेंट एंड द डीपीएस एंड द लेटर ऑफर। अगर थ्रेशोल्ड लिमिट अगर अचीव नहीं होता है तो कह सकते हैं डीलिस्टिंग ऑफर फ्लॉप हो गया, तो इसके बिना आप डीलिस्टिंग नहीं कर सकते। अगर सर्ट उतने शेयर्स का ऑफर एक्सेप्ट नहीं होता, डीलिस्टिंग नहीं करा सकते, तो अचीव नहीं होता, लेवल इज नॉट अचीव। इन दैट केस आपका देखा जाए डीलिस्टिंग ऑफर फेल हो गया, द डीलिस्टिंग ऑफर फेल हो गया तो इसको भूल जाइए, खाली क्या बचेगा, ऑफर प्राइस। तो जितने शेयर होल्डर में अपने शेयर्स टेंडर किए कि हमने बेचना चाहते हैं टू द एक्वायरर, तो उनको फिर कंपनी क्या पे करेगी, ऑफर प्राइस। क्या पे करेगी, ऑफर प्राइस। इट मीन्स अगर वो थ्रेशोल्ड जो डीलिस्टिंग थ्रेशोल्ड दे रखा है अंडर रेगुलेशन 21 ऑफ सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2021, क्योंकि आपने दोनों चीज मेंशन कर दी थी, ऑफर प्राइस और इंडिकेटिव प्राइस अपने डॉक्यूमेंट में, पब्लिक अनाउंसमेंट, डीपीएस एंड लेटर ऑफर। तो अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट रिसीव हो जाती है तो इंडिकेटिव प्राइस पे करेंगे सारे शेयर होल्डर जिन्होंने अपने शेयर टेंडर किए अंडर द ऑफर कि हम अपने शेयर बेचना चाहते हैं टू द एक्वायरर। और अगर थ्रेशोल्ड डीलिस्टिंग थ्रेशोल्ड नहीं अचीव होता है, इसका मतलब डीलिस्टिंग ऑफर फ्लॉप हो गया। इन दैट केस जितने लोगों ने भी आपको अपने शेयर टेंडर किए हैं टू सेल टू द एक्वायरर, उनको एक्वायरर विल पे अकॉर्डिंग टू द ऑफर प्राइस, अकॉर्डिंग टू द ऑफर प्राइस। और दोनों प्राइस आपने डिस्क्लोज कर रखे अपने डॉक्यूमेंट्स में। इज दैट क्लियर नाउ? अच्छा, अगर ये वाला केस इसका मतलब डीलिस्टिंग ऑफर सक्सेसफुल हो गया, फिर तो अकॉर्डिंग टू सेबी डीलिस्टिंग इक्विटी शेयर बाकी प्रोविजन वहां से फॉलो, ऐसा नहीं कि वो लॉ नहीं लगेगा, वो भी लगेगा, बट जहां जहां कॉन्ट्रडिक्शन होगा इन दैट केस रेगुलेशन 5A ऑफ सेबी टेकर कोड विल प्रिवेल ओवरराइड। लेकिन जब तक कोई कॉन्ट्रडिक्शन है तो ये भी आपको फॉलो करना, रेगुलेशन 5A जब डीलिस्टिंग की बात कर रहे हैं, और साथ में सेबी डीलिस्टिंग इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2000। इनफैक्ट जब सेबी डीलिस्टिंग इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2021 पढ़ते हैं तो वहां भी आपको रेगुलेशन 5A ऑफ सेबी टेकर कोड 2011 का रेफरेंस आता है। अब ये वाला केस लेते हैं, अगर आपका डीलिस्टिंग ऑफर फ्लॉप हो गया, और एक तो ये केस हो गया, और भी केस हो सकते हैं कि डीलिस्टिंग ऑफर फेलियर होने के और भी कारण हो सकते हैं। देखिए, एक कारण तो ये है आपका, ये बोला वेयर द डीलिस्टिंग ऑफर इज नॉट सक्सेसफुल। क्यों नहीं सक्सेसफुल हुआ? 3 कारण दे रखे हैं। When the delisting offer is not successful. Why? One is that as per regulation 11 of delisting regulation, shareholder की अप्रूवल चाहिए पासिंग एसआर, ये नहीं मिला। एज पर रेगुलेशन 12 ऑफ डीलिस्टिंग रेगुलेशन, सेबी बता ना, सेबी डीलिस्टिंग रेगुलेशन वो भी लगेगा, लेकिन जहां जहां कॉन्ट्रडिक्शन होगा तब रेगुलेशन 5 है, ऐसा नहीं कि वो लगेगा नहीं, दोनों लग रहे हैं। रेगुलेशन 5 और सेबी टेकर कोड इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीलिस्टिंग ऑफर एज वेल एज सेबी डीलिस्टिंग और इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2021, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन में ये प्रिवेल करेगा। रेगुलेशन 12 में स्टॉक एक्सचेंज की इन प्रिंसिपल अप्रूवल चाहिए होती है फॉर डीलिस्टिंग, वो नहीं मिली। ये सब रेगुलेशन 11 रेगुलेशन 12 किसके बता रहा हूं, डीलिस्टिंग रेगुलेशंस के, ये नहीं मिली, ये रिक्वायर्ड है। ये तीसरा जो अभी हमने पढ़ा, रेगुलेशन 21 में जो आपको डीलिस्टिंग थ्रेशोल्ड दे रखा है कि इतना कम से कम ऑफर एक्सेप्ट होना चाहिए, देन ओनली द कंपनी कैन गो फॉर डीलिस्टिंग, वो अचीव नहीं हुआ।
तो रेगुलेशन 11 के अकॉर्डिंगली मान लिया शेयर होल्डर की ये सारे रेगुलेशन किसके हैं? डीलिस्टिंग रेगुलेशंस के। सेबी डीलिस्टिंग रेगुलेशन 2021, इश्यू ऑफ डीलिस्टिंग इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2021। तो मान लिया रेगुलेशन 11 में से शेयर होल्डर की अप्रूवल रिक्वायरमेंट वो नहीं मिला, नॉन रिसिप्ट, या रेगुलेशन 12 ऑफ डीलिस्टिंग रेगुलेशन में जो स्टॉक एक्सचेंज की इन प्रिंसिपल अप्रूवल चाहिए फॉर डीलिस्टिंग वो नहीं मिला, वो रिजेक्ट हो गया, या आपको जो डीलिस्टिंग थ्रेशोल्ड जो अभी हमने डिस्कस किया था दिस वन, ये अचीव नहीं हुआ, ये वाला केस, इसका तक क्या आपका डीलिस्टिंग ऑफर सक्सेसफुल नहीं हुआ। इन दैट केस जिस दिन आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ, तीनों में से जो भी इवेंट हुई, ये उसके विद इन 2 डेज, उसके विद इन 2 डेज कंपनी विल मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ द फेलियर ऑफ डीलिस्टिंग ऑफर। पब्लिक अनाउंसमेंट किसका? फेलियर ऑफ डीलिस्टिंग ऑफर। उन सारे अखबार में जिसमें आपने डीपीएस छपवाया था, उन सारे अखबार में जिसमें आपने डीपीएस छपवाया था, एंड आपको अब इसका मतलब देखा जाए आपका डीलिस्टिंग वाली बात तो खत्म होगी। इसका मतलब आपने अखबार में अनाउंस भी कर दिया, पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया ऑफ द फेलियर डीलिस्टिंग ऑफर। कितने दिन में करना है? जिसमें तीनों में से जो भी कारण से आपका डीलिस्टिंग ऑफर फेल हो गया, ठीक है, इधर दिस रीजन और दिस रीजन और दिस रीजन, तो विद इन 2 डेज ऑफ दैट आप उसका एक पब्लिक अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द फेलियर डीलिस्टिंग ऑफर उन सारे न्यूज़पेपर छपवाइए जिसमें आपने डीपीएस छपवाया था, डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट। और उसके बाद आपका देखा जाए डीलिस्टिंग की बात तो खत्म ही हो गई, आपने बता भी दिया पब्लिक को कि साहब हमारा फ्लॉप हो गया, एक्वायरर ने बता दिया। अब आपको खाली अपना ओपन ऑफर कंप्लीट करना है, और सिर्फ आपको फिर रेगुलेशन 5 भूल जाइए, अब आपको रेगुलेशन 5 से कोई मतलब नहीं है, खाली आपको ओपन ऑफर कंप्लीट करना है इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ सेबी टेकओवर कोड 2011। इज दैट क्लियर? आगे बोल रहा है, अच्छा एक चीज बताइए, पहले अगर एक्वायरर ने टारगेट कंपनी के रिस्पेक्ट में रेगुलेशन 5 का इस्तेमाल किया, मतलब ओपन ऑफर के साथ साथ आपने डीलिस्टिंग ऑफर भी दिया, तो जो शेयर होल्डर ने पहले अपने शेयर टेंडर किए थे कि अपने शेयर हम बेचना चाहते हैं टू द एक्वायरर, तो इस प्रेजेंशन पे किया था कि साहब दोनों तरह का ऑफर है, दैट इज द ओपन ऑफर भी है एज वेल एज डीलिस्टिंग ऑफर भी है। लेकिन अब डीलिस्टिंग ऑफर आपका फेल हो गया जिसका आपने पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया। तो लोग पता जिस दिन कंपनी ने उसका पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया ऑफ द फेलियर डीलिस्टिंग ऑफर इन द न्यूज़पेपर, उसके विद इन 5 डेज जो शेयर होल्डर ने पहले अपने शेयर टेंडर किए थे कि हम अपने शेयर बेचना चाहते हैं टू द एक्वायरर, वो चाहें तो अपना ऑफर एक्सेप्टेंस ऑफर को विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि पोजीशन चेंज हो गई ना, पहले इट वाज ओपन ऑफर प्लस डीलिस्टिंग ऑफर, लेकिन अब डीलिस्टिंग ऑफर फेल हो गया, उसका आपने पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया, तो सबके नॉलेज में आ गया। तो लोग बोलते हैं जिस दिन आपने पब्लिक अनाउंसमेंट कंपनी ने किया इन द न्यूज़पेपर, उसके 5 दिन के अंदर जिन शेयर होल्डर ने पहले आपको एक्सेप्ट किया था कि हम बेचना चाहते हैं, वो चाहे तो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, एंड दे में विड्रॉ देयर ऑफर कि हम, एंड चाहे तो विड्रॉ करें चाहे तो नहीं। उसके लिए कितना टाइम है? 5 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ दिस पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ द फेलियर ऑफ डीलिस्टिंग ऑफर इन द न्यूज़पेपर, जिस दिन छपता है उसके 5 दिन के अंदर विड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका पूरा रेगुलेशन 5 था, पूरा कंप्लीट रेगुलेशन 5। एक बार मैं फटाफट आपको रीड आउट भी कर देता हूं, वैसे मैंने सब कुछ समझा दिया। Delisting offer regulation 5A, notwithstanding anything contained in these regulation, that is SEBI substantial acquisition shares and takeover regulation 2011 and the SEBI delisting equity share regulation 2021 ब्रैकेट में लिखते हैं delisting regulation, शॉर्ट में इसको delisting regulation बोलेंगे। मतलब इसका मतलब क्या है? पहले notwithstanding, इसका मतलब इन दोनों से अगर रेगुलेशन 5A का कॉन्ट्रडिक्शन हुआ तो रेगुलेशन 5A विल प्रिवेल, ठीक है। इन द इवेंट द एक्वायरर मेक्स अ पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ एन ओपन ऑफर, in the event in the event the acquirer makes a public announcement open offer, for acquiring shares or voting rights or control target in terms of regulation 3(1), regulation 4 और regulation 5 में लिख दिया था। The acquirer may को अंडरलाइन कर लीजिएगा, जरूरी नहीं है, may seek the delisting टारगेट नहीं, उसका भी ऑफर देता है by making a delisting offer in accordance with this regulation, in accordance with provisions of regulation number 5A, provided that the acquirer shall have declared the intention to so delist the target company at the time of such public announcement of the open offer as well as the time of making the DPS. It may be noted that subsequent declaration of delisting for the purpose of delisting shall not suffice। मतलब आप इसमें और DPS में आपने डिस्क्लोज नहीं किया अपना इंटेंशन और बाद में आप वो नहीं चलेगा, ठीक है। फिर इसका एक्सप्लेनेशन, इसके साथ कुछ एक्सप्लेनेशन देगा। द एक्वायरर शैल नॉट, नहीं होना, इन सच टारगेट कंपनी ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट मेड अंडर दिस रेगुलेशन, जिस दिन आपने पब्लिक उसके पिछले 2 सालों में, बी अ प्रमोटर ग्रुप ऑफ पर्सन कंट्रोल,
और shall not be directly indirectly associated with the promoter person in control और shall not be a person holding more than 25% share voting right. बताया था ना ये कंडीशन एलिजिबिलिटी, तभी जाके आप रेगुलेशन 5A का इस्तेमाल कर सकते हैं. फिर ये बोला है, ये भी ध्यान रखना है, एक्वायरर शैल नॉट एक्वायर ज्वाइंट कंट्रोल अलोंग विद एक्जिस्टिंग प्रोमोटर पर्सन कंट्रोल. ये भी ध्यान रखना है, पूरा चेंज होना चाहिए, पहले से जो इसके साथ उसके साथ ज्वाइंट कंट्रोल नहीं बनाएंगे आफ्टर दिस ऑफर. फिर द डीलिस्टिंग ऑफर ऑब्लिगेशन शुड बी फुलफिल्ड बाय द एक्वायर इन द फॉलोइंग मैनर. द पब्लिक अनाउंसमेंट, ये देखिए, द पब्लिक अनाउंसमेंट, द डीपीएस एंड द लेटर ऑफर सेल मेंशन द ओपन ऑफर प्राइस, कैलकुलेट डिटरमाइन अकॉर्डिंग विद रेगुलेशन 8 ऑफ द रेगुलेशन एंड द इंडिकेटिव प्राइस फॉर डीलिस्टिंग. आ गया ना, सब कुछ मैंने समझा दिया है. बी इन केस द रिस्पॉन्स टू द ऑफर लीड्स टू डीलिस्टिंग थ्रेशोल्ड एज प्रोवाइडेड रेगुलेशन. डीलिस्टिंग थ्रेशोल्ड का कंसेप्ट रेगुलेशन 21 ऑफ डीलिस्टिंग बीइंग मेट, अगर वो लेवल अचीव हो जाता है, दिस वन बीइंग मेट, all the shareholders who tendered their shares shall be paid the indicative price. Not being made, वो लेवल नहीं मीट करता, then all the shareholders who tendered their shall be paid the open offer price. सब कुछ मैंने वैसे बता देगी आप. फिर बोल रहा है where the aforesaid delisting offer made is not successful. अगर ये सक्सेसफुल नहीं है, क्यों नहीं है? On account of non-receipt of the prior approved shareholders in terms of regulation 11 of delisting regulation, this one, or on account of non-receipt of prior in principle approval of the relevant stock exchange in terms of regulation 12 of delisting, ये, or the threshold as specified in the regulation 21 of delisting regulation is not being met. ये वाला केस, ठीक है, तीनों केस हो गए. Then the acquirer shall within 2 working days from the date of such failure make an announcement regarding this failure of delisting offer in all the newspapers in which the detailed public announcement are made and comply with all the applicable for these regulations in relation to completing the open offer. फिर आपको खाली open offer complete करना है इस पर, ठीक है. It may be noted that shareholders who tendered their shares in accepting open offer, कोई पहले open offer के साथ delisting offer भी था, shall be entitled to withdraw such share tendered within 5 working days from where? From the date of announcement of failure of delisting. जिस दिन कंपनी ने delisting offer का failure का public announcement किया, उसके 5 दिन के अंदर वो अपनी अपोजिशन को चेंज करते हैं. दे में विड्रॉ द शेयर टेंडर की अब हमको नहीं बेचना, हमको नहीं बेचना, क्योंकि पोजीशन चेंज हो गई. पहले ओपन ऑफर प्लस डिलिस्टिंग ऑफर था, नाउ इट इज ओनली द ओपन ऑफर. So that is all about the regulation number 5A, delisting offer given the SEBI substantial acquisition of shares and takeovers regulation 2011. So इसके साथ आपका रेगुलेशन 5A पूरा कंप्लीट हो गया. एंड इसके साथ आपके जून 2022 एग्जाम के जो भी रिलेटेड अमेंडमेंट्स थे वो मैंने करा दिए. एंड दैट इज ऑल फॉर दिस, एंड और कोई अमेंडमेंट नहीं है, ठीक है. एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स. आप अपने एग्जाम में अच्छा करें, ठीक है. एंड उसके साथ ये मैं क्लास क्लोज करता हूँ, ओवर करता हूँ. थैंक यू ऑल.